लेक्चर 441 वंदना शिवाय की मुलाकात। करीब 1 घंटे बाद आर्या की गाड़ी उस अपार्टमेंट में आकर रुकी जहां आराध्या और अनिरुद्ध रहते थे। आर्या गाड़ी से उतरी और अंदर जाने लगी। जैसे जैसे वो सीढ़ियों से होते हुए ऊपर जा रही थी वैसे वैसे उसके दिल में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। वैसे तो उसे बेचैनी पहले से ही हो रही थी, बस कैसे भी करके वो वंदना को अपनी आंखों के सामने देखना चाहती थी, लेकिन यहाँ आकर भी उसके दिल में एक अजीब सा दर्द हो रहा था। आर्या चलती हुई अनिरुद्ध के फ्लैट की ओर जा रही थी और तभी उसने राघव के फ्लैट का दरवाजा क्रॉस किया। वहाँ उसे कुछ महसूस हुआ, लेकिन उसने उस फीलिंग्स को इग्नोर कर दिया और अनिरुद्ध के फ्लैट के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसने बेल बजाए और थोड़ी ही देर में आराध्या ने गेट खोला। आर्या को वहां देखकर आराध्या घबरा गई। आर्या बोली, अंदर आ जाऊं। आराध्या ने हमें गर्दन हिलाए और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आर्या को अंदर लेकर आ गई। आर्या उस फ्लैट को देख रही थी। ये वही फ्लैट था जिसमें वो पहली बार वंदना से मिली थी, और ये बात अनिरुद्ध और आराध्या नहीं जानते थे कि उन्हें ये फ्लैट शिवाय ने गिफ्ट नहीं किया, बल्कि ये फ्लैट उनका है। पर ये सारी बातें उन्हें कैसे बताते? घर की बेल बजी थी, इसलिए अनिरुद्ध ने कैमरे से आवाज लगाते हुए कहा, आराध्या कौन है? आराध्या बोली, आंटी आई है। आर्या ने एक नजर आराध्या को देखा और फिर उस कमरे के अंदर चली गई जहां अनिरुद्ध था। आर्या जाकर अनिरुद्ध के बेड पर ही बैठ गई। अनिरुद्ध इस वक्त बेड पर पैर फैलाकर बैठा हुआ था। आर्या बोली, तुम दोनों भाई बहन आए क्यों नहीं? अनिरुद्ध ने जवाब नहीं दिया। हालांकि अब वो काफी ठीक था, लेकिन फिर भी उसने बातों को घुमाते हुए कहा, आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने कहा था ड्राइवर से कि कल सुबह आ जाऊंगा। आराध्या बोली, हाँ आंटी आपने बेकार तकलीफ की। भाई ने कहा ना कि हम दोनों कल रघुवंशी मैंशन आ जाते। आर्या बोली, तुम दोनों को अगर आना होता तो ड्राइवर के साथ आ जाते, लेकिन तुम दोनों आए नहीं। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। जल्दी से अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। हल्दी का फंक्शन है, उसके बाद मेहंदी और फिर शादी। मेरा इकलौता बेटा है, मैं धूमधाम से उसकी शादी करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध कुछ नहीं बोला क्योंकि वो सबसे नाराज था। आराध्या भी ये जानती थी। आराध्या ने एक बार फिर सिचुएशन को संभालते हुए कहा, आंटी वो हम इसलिए नहीं आए क्योंकि भाई की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे पैकिंग भी करनी पड़ती। आर्या बोली, ये बहाने मत बनाओ। मैं जानती हूँ किस सिचुएशन में ये शादी हो रही है, और ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा भाई शादी के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है, लेकिन अपने अंकल आंटी पर थोड़ा तो भरोसा रखो। चलो अब तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम अभी मेंशन जाएंगे। आर्या के बहुत ज्यादा कहने पर अनिरुद्ध और आराध्या तैयार हो गए। अनिरुद्ध तो नाराज था, उसे ज्यादा बातों का नहीं पता था, लेकिन आराध्या उसकी तो दिल की धड़कन बढ़ गई। वो तो अभिमान की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, लेकिन अब हमेशा के लिए अभिमान से शादी करके उसी के कमरे में रहने वाली थी। करीब 1 घंटे बाद अनिरुद्ध और आराध्या दोनों ही रघुवंशी पेंशन में थे। आर्या ने अनिरुद्ध का सामान एक कमरे में रखवा दिया था। आराध्या अनिरुद्ध को संभालती हुई उसके कमरे में ले जा रही थी। आर्या उन दोनों भाई बहन को जाते हुए देख रही थी। जब से आर्या को पता चला था कि वंदना आने वाली है, तब से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी, पर दिल बहुत खुश था कि आखिरकार आराध्या और अभिमान की शादी में उनकी माँ भी शामिल होगी। अभिमान अपने कमरे के बाहर खड़ा हुआ, ये सब देख रहा था। उसने मुक्का बनाया और एक पिलमे मारते हुए कहा, माँ पापा को आज भी इन दोनों भाई बहन की पड़ी हुई है। मुझे तो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मैं उनका बेटा हूँ ही नहीं। देखता हूँ कब तक ये दोनों भाई बहन मेरे घर में टिकते हैं। इतना कहकर अभिमान अपने कमरे में चला गया। दूसरी तरफ शिवाय और गोपाल दोनों मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आए। तभी उनके सामने एक गाड़ी आई और दोनों गाड़ी में बैठ गए। गोपाल बोला, सर पहले होटल चले। शिवाय ने कहा, इतना वक्त नहीं है गोपाल, मैं जल्द से जल्द अपनी आंखों के सामने वंदना को देखना चाहता हूँ। और देखना क्या, मैं तो उस लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। गोपाल भी शिवाय की बेचैनी समझ रहा था। उसने ड्राइवर की ओर देखकर कहा, पागल खाने लेकर चलो। ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी पागल खाने में के बाहर रोकी,
जहां वंदना थी। शिवाय और गोपाल दोनों ही गाड़ी से बाहर उतरे। शिवाय का दिल जोरों से धड़क रहा था। वो अपनी आंखों के सामने वंदना को इस हालत में नहीं देखना चाहता था। गोपाल और शिवाय दोनों ही इस वक्त केबिन में बैठे हुए थे और तभी एक अधेड़ उम्र की औरत अंदर आई और बोली, सर इस वक्त तो बहुत रात हो गई, आपको किससे मिलना है? गोपाल ने उस अधेड़ उम्र की औरत को देखकर कहा, यहाँ एक वंदना नाम की औरत है, करीब 45-40 साल की होगी, राजस्थान से यहाँ आई है, ये रही उसकी फोटो। इतना कहकर गोपाल ने उस औरत को वंदना के जवानी के टाइम की फोटो दिखाई। उस औरत ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और उस फोटो को ध्यान से देखते हुए कहा, ये औरत 45 साल की नहीं है। गोपाल बोला, नहीं, ये तो 18-19 साल की है, लेकिन अब वो 45 साल की हो गई है, बहुत साल हो गए, आप ही के पागल खाने में है, हम उसे ले जाने आए हैं, हमारी रिश्तेदार है, हम उसका ट्रीटमेंट राजस्थान में करवाएंगे, आप प्लीज उनके डिस्चार्ज पेपर बनवा दीजिए। उस औरत ने अपना चश्मा निकाला और उसे अपने सफेद रंग की साड़ी के पल्लू से साफ करते हुए गोपाल की ओर शिवाय की ओर देखकर कहा, देखो यहाँ बहुत सारी औरतें हैं, मुझे हर किसी की शक्ल याद नहीं है, वैसे भी ये गवर्नमेंट पागल खाना है, यहाँ कोई फैसिलिटी तो मिलती नहीं, तो पता नहीं वो इतने बड़े पागल खाने में कहाँ होगी, आप लोग खुद ही पता कर लीजिए। इतना कहकर वो औरत उठकर जाने लगी और तभी शिवाय खड़ा होकर बोला, पैसे बताए, आपको कितने चाहिए? मैं आपको मुंह मांगी कीमत दूंगा, लेकिन मुझे ये औरत चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए, मैं वंदना के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, अगर आप पैसे लेकर मान गई तो ठीक, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं। इतना कहकर शिवाय ने अपने बैग में से गन निकाली और उस अधेड़ उम्र की औरत के माथे पर लगा दी, लेकिन वो औरत ऐसे देख रही थी जैसे उसे डर ही ना लगा हो। उस औरत ने शिवाय को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, मुझे डरा रहे हो? तुम जानते हो मैं पागल खाने की हेड हूँ, आए दिन ऐसी औरतों को देखती हूँ जिसे देखकर लोग डरना शुरू कर दें, लेकिन मैं नहीं डरती। क्या करोगे? मुझे जान से मार दोगे? मार दो, मेरा भी आगे पीछे कोई नहीं है, बल्कि मुझे मारकर तो मेरा ही भला होगा। भला कौन इस किच किच में नौकरी करे? खैर छोड़ो, रही बात पैसों की, तो मैंने कहा ना, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं पैसों का क्या करूंगी? मैंने तुम दोनों को देखकर तरस खाकर कह दिया कि अपने आप ढूंढ लो, वरना यहाँ से भगा भी सकती थी, मुझे डराएंगे। इतना कहकर वो औरत एक तंज भरी मुस्कुराहट के साथ वहां से चली गई। शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने मुक्का बनाकर टेबल पर मारा और गोपाल ने अपना माथा पीट दिया। गोपाल ने फिर शिवाय को पकड़कर उसे पीछे की ओर खींचते हुए कहा, सर समझने की कोशिश कीजिए, गुस्से से काम नहीं होगा, हम यहाँ तक आए हैं तो इससे आगे भी जाएंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन वंदना को तो लेकर ही जाएंगे, आप अपने आप को संभालिए, हम मिलकर ढूंढेंगे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, मिल जाएगी। तभी वो औरत पलटकर शिवाय को देखकर बोली, सही कह रहा है तुम्हारा दोस्त, गुस्से से कोई काम नहीं होता, जाकर ढूंढ लो, तुम्हारे नसीब में होगी तो ये लड़की तुम्हें मिल जाएगी, वरना जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते चले जाना। गोपाल और शिवाय दोनों ही उस अस्पताल के अंदर चले गए। दोनों ही एक एक कमरे को देख रहे थे और सच में वहां ऐसी ऐसी औरतें थी जिन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। कोई जोर जोर से चिल्ला रही थी, कोई अपना सिर दीवार में पटक रही थी, कोई अपने हाथ को जोर जोर से मार रही थी। सच में वो जगह जीते जी नरक के दर्शन करवा रही थी। उन सबको देखकर कहीं ना कहीं शिवाय और गोपाल दोनों का दिल जोरों से धड़क रहा था। दोनों को ही लग रहा था कि कहीं वंदना की हालत भी ऐसी ना हो। शिवाय तो न जाने कितनी बार कान्हा जी का नाम अपने मन में ले चुका था, इतना तो उसने कभी अपने लिए भगवान से नहीं मांगा जितना वंदना के लिए मांग लिया था। दोनों ने पूरा हॉस्पिटल देख लिया, लेकिन वंदना उन्हें कहीं नहीं मिली। दोनों ही थक हार एक जगह खड़े थे और तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। शिवाय ने फोन देखा तो वो किसी और का नहीं बल्कि दिव्यांश का था। दिव्यांश को भी पता चल गया था कि शिवाय महाराष्ट्र क्यों गया है। शिवाय का मन फिलहाल दिव्यांश का फोन रिसीव करने का नहीं था, इसलिए उसने फोन कट किया और एक मैसेज सेंड कर दिया जिसमें लिखा था, मिल जाएगी तो तुझे मैसेज कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है,
चाचू को कुछ मत बताना और दृष्टि को भी नहीं। दिव्यांश ने हाँ का मैसेज भेजा। शिवाय ने फिर गोपाल को देखकर कहा, अंडरस्को गोपाल एक और चक्कर लगाते हैं। कल आराध्या की हल्दी है और मैं चाहता हूँ कि वंदना अपनी बेटी को हल्दी अपने हाथों से लगाए। दोनों को ढूंढते हुए 1 घंटा हो गया था, लेकिन फिर उन्होंने एक बार फिर हॉस्पिटल का चक्कर लगाने के बारे में सोचा और दोनों फिर से वंदना को ढूंढने लगे। तो उन्होंने फिर से एक एक करके एक एक कमरे को चेक कर लिया था। छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक दोनों बस चल ही रहे थे, लेकिन वंदना का कुछ पता नहीं था। आखिरकार थक कर दोनों ही सीढ़ियों के पास बैठ गए। शिवाय का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो चुका था। इतने में दिव्यांश ने फिर से फोन किया। शिवाय ने अपना फोन देखा, उसे गुस्सा आ गया और उसने सामने दीवार पर खींचकर फोन मारा। दीवार पर फोन लगने से उसके 2 टुकड़े हो गए। गोपाल खड़ा होकर शिवाय को देखने लगा। अब उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था और तभी एक औरत आई जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में एक गुड्डा और एक गुड़िया थी। वो सीधा जाकर उस टूटे हुए फोन के पास गई। उसने फोन उठाया और कान पर लगाकर कहा, अंडरस्को हेलो डैनी, आप कब आओगे? मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आपको पता है गुड़िया सो गई और हमारा बेटा मुझे परेशान कर रहा है। ये सुनते ही शिवाय ने सामने देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। सामने वंदना खड़ी थी जो उस टूटे हुए फोन से डैनी से बात करने की कोशिश कर रही थी। वही गोपाल ने भी जब ये सब देखा तो अपने दोनों हाथ मुंह पर रख लिए। वंदना की हालत बहुत बुरी थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी थी। साड़ी भी ढंग से नहीं बांध रखी थी, जैसे तैसे लपेट ही रखी थी। शिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे वंदना के पास जाने लगा और फिर अचानक ही वंदना के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसने वंदना के पैरों को अपने हाथों में भर लिया। उसकी आंखें रोना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बाहर आने के लिए मना कर दिया। वही वंदना ने जब किसी अजनबी को अपने पैरों के पास देखा तो वो शिवाय के कंधे पर मारने लगी। लेकिन शिवाय को तो वंदना का मारना भी अच्छा लग रहा था। वो जानता था कि वंदना उसके लिए क्या है। वंदना गुस्से में बोली, अंडरस्को छोड़ो मुझे, मेरे बच्चों को लग जाएगी, छोड़ो मुझे छोड़ो। फिर उसने फिर से फोन उठाकर अपने कान पर लगाया और बोली, अंडरस्को डैनी देखो ना, मुझे कोई परेशान कर रहा है। आप आ जाओ ना, इसे शूट कर दो, ये मर जाएगा, फिर मुझे परेशान नहीं करेगा। डैनी जल्दी आओ ना, देखो बच्चे परेशान कर रहे हैं। ये सब देखकर गोपाल से तो रहा नहीं गया, उसकी आंखें भर आई। लेकिन शिवाय तो बहुत ज्यादा मजबूत था, इसमें दो राय नहीं। हालांकि इस वक्त आर्या होती तो शायद रो रो कर वंदना को गले लगा लेती, लेकिन यहाँ बात शिवाय की थी। शिवाय ने खुद को तैयार किया और उठकर वंदना को देखकर बोला, अंडरस्को तुम्हारा नाम वंदना है? 442 वंदना रघुवंशी मैंशन में। वंदना ने हमें गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को हाँ वंदना हूँ, लेकिन तुम मुझे परेशान मत करो। इतना कहकर उसने शिवाय के सीने पर हाथ लगाकर उसे धक्का दिया। शिवाय बोला, अंडरस्को डैनी से मिलोगी? वंदना हैरानी से शिवाय से को देखने लगी। फिर उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी और इसी के साथ वंदना की आंखों से एक आंसू गाल पर लुढ़क गया। बेशक वो पागल हो गई थी, लेकिन उसका प्यार, उसका दर्द उसके चेहरे पर नजर आता था कि वो आज भी डैनी का इंतजार कर रही है। शिवाय ने वंदना के आंसुओं को पूछा और फिर उसके बालों को हल्का सा स्वारते हुआ बोला, अंडरस्को चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलता हूँ, वहाँ सब है। वंदना हैरानी से शिवाय को देखकर बोली, अंडरस्को सच में वहाँ डैनी भी है? शिवाय बोला, अंडरस्को अभी डैनी तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं तुम्हें डैनी से भी मिलवा दूंगा। अब तुम चलोगी ना मेरे साथ? वंदना ने हमें गर्दन हिला दी। गोपाल आगे आया और वंदना के हाथ में जो 2 टेडी बियर थे उसे लेने की कोशिश करने लगा। वंदना ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहा, अंडरस्को ये मेरे बच्चे हैं, इन्हें कहाँ लेकर जाओगे? ये मेरे साथ ही रहेंगे। गोपाल की आंखों में एक बार फिर पानी आ गया। वहीं शिवाय उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई। वंदना अपने बच्चों को सीने से लगाए घूम रही थी। बेशक वो नहीं जानती थी कि वो उसके बच्चे नहीं है, बल्कि एक टेडी बेयर है, लेकिन वंदना ने उन्हें इतने प्यार से गोदी लिया हुआ था जैसे उनमें जान हो। रघुवंशी मैंशन।
हमेशा की तरह आज भी घर में आरती हो रही थी। आर्या का ध्यान आरती में नहीं था, बल्कि वो तो बार बार गेट की तरफ देख रही थी। पूरी रात आर्या सोई नहीं थी, लेकिन उसने शिवाय को फोन भी नहीं किया। वो नहीं चाहती थी कि वो अपने मिस्टर ऑलराउंडर को डिस्टर्ब कर दे, लेकिन अब उसका इंतजार उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर में सब ने आरती कर ली और हीर सबको आरती देने लगी। सबने आरती ले ली। फिर हीर ने आर्या को देखकर कहा, अंडस्को, थोड़ी देर में हल्दी का फंक्शन शुरू हो जाएगा, तुम पंडित जी को फोन कर दो। हीर ने फिर आराध्या को देखकर कहा, अंडस्को, तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। ऐसे ही करके हीर ने घर की सारी औरतों को एक एक काम बता दिया। सब हीर की बात मानकर चले गई, लेकिन आर्या वही खड़ी रही। हीर ने आर्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंडस्को, क्या हुआ आर्या? कोई प्रॉब्लम है, मुझे बताओ। आर्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं सिंड्रेला चाची, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। इतना कहकर उसने सरगम को देखकर कहा, अंडस्को, सरगम, तुम जाकर पंडित जी को फोन कर दो। सरगम ने हमें गर्दन हिलाए और चली गई। करीब 2 घंटे बाद पूरा मेंशन सज चुका था। आराध्या भी येलो कलर का लहंगा पहनकर सीढ़ियों से होती हुई नीचे आ रही थी और तभी अभिमान की नज़र आराध्या पर गई। अभिमान ने भी येलो कलर का कुर्ता पजामा पहना था और इसमें दो राय नहीं थी कि वो बहुत हैंडसम लग रहा था, लेकिन आराध्या वो ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें हल्की सी लाल थी, जिसकी वजह से उसके गाल और ज्यादा लाल हो रहे थे। अभिमान बहुत देर तक आराध्या को ही देखता रहा और तभी कृष्ण ने पीछे से टक्कर मारते हुए कहा, अंडस्को, क्या बात है, इस लड़की को पसंद नहीं करता तब इतना देखता है, अगर पसंद करता तो क्या करता? अभिमान ने गुस्से में कृष को देखकर कहा, अंडस्को तो कुछ नहीं करता और अभी भी कुछ नहीं करना चाहता, वो तो बस में देख रहा था कि ये लहंगा इस पर कितना अच्छा लग रहा है। कृष बोला, अंडस्को, लहंगा इस पर अच्छा नहीं लग रहा, बल्कि इसने लहंगा पहना है, इसलिए लहंगा अच्छा लग रहा है। खैर, तुझे बातें समझ नहीं आएगी। इतना कहकर कृष पलटा और पलटते ही मीरा से टकरा गया। मीरा ने भी येलो कलर का अनारकली सूट पहना था और उसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। कृष ने मीरा को देखकर गुस्से में कहा, अंडस्को, एक छुटकी देखकर नहीं चल सकती। और तभी कृष के चेहरे पर एक चांटा आकर लगा। कृष ने हैरानी से अपना हाथ गाल पर रखा और पलट कर देखा तो हीर खड़ी थी। हीर ने हाथ बांधकर कहा, अंडस्को, ये तू इसे छुटकी छुटकी क्या बोलता है? इसका एक नाम है, मीरा समझा, और ये जो तू उसे हर थोड़ी देर में देखकर नहीं चल सकती, सुनकर नहीं चल सकती, ये क्या कर रही हो? वो क्या कर रही हो? ये सब करता है ना, मैं सब देखती हूँ। आज के बाद तूने मीरा को परेशान करने की कोशिश की तो एक और गाल पर आएगा, समझा? इतना बोलकर हीर वहां से चली गई। मीरा तो डरी सहमी सी कृष को देख रही थी, क्योंकि उसकी वजह से ही तो कृष को चांटा लगा था। कृष ने गुस्से में मीरा को देखा और बोला, अंडस्को, छुटकी देख लूंगा तुझे, तूने तो आते ही मेरी मां पर कब्जा कर लिया। इतना कहकर वो हल्की सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया। उसके जाते ही मीरा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर वो जल्दी से गई और उसने हीर को पीछे से गले लगा लिया। हीर भी समझ गई कि मीरा ने उसे पीछे से गले क्यों लगाया है। हीर ने पलटकर कहा, अंडस्को, उस गधे से डरा मत कर, जवाब दिया कर, वरना वो तेरा नाम पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देगा, समझी? इतना प्यारा नाम है तेरा, मीरा, और वो क्या बोलते हैं छुटकी, जैसे तुम कोई 5 साल की बच्ची हो। मीरा ने कुछ नहीं कहा, वो तो बस हीर के सीने से लिपटकर आंखें बंद करके हीर की ममता को महसूस कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ देव टॉवल में खड़ा हुआ कब्द के साथ कबड्डी खेल रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने। और तभी सरगम कमरे में आई। सरगम ने येलो कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। देव ने आहट सुनकर सरगम की ओर देखा तो देखता ही रहा। सरगम थोड़ा आगे आई। उसने चुटकी बजाकर देव से कहा, अंडस्को, क्या हुआ, इन कब्द की जान लेकर रहोगे? देव बोला, अंडस्को, नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं। सरगम ने एक वाइट कलर का कुर्ता और पजामा निकालते हुए कहा, अंडस्को, ये पहन लो, ये आप पर अच्छा लगेगा। देव बोला, अंडस्को, क्यों मैं येलो नहीं पहनूं? सरगम बोली, अंडस्को, सारे जेंट्स यही पहन रहे हैं,
आप भी यही पहन लो, अच्छे लगोगे। देव ने कुर्ता पजामा लिया और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आया और अपने बालों को कॉम्ब करने लगा। तब तक सरगम देव को ही देखती रही। देव भी नोटिस कर रहा था कि सरगम उसे कब से देख रही है। कहीं ना कहीं देव के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, क्योंकि देव था ही इतना हैंडसम। कोई भी लड़की उसे देखती तो फ्लैट हो जाती, और सरगम तो उसकी बीवी थी, उसका फ्लैट होना तो लीगल भी था। देव थोड़ा सा पलटा और सरगम की ओर एक कदम बढ़ा। सरगम एक कदम पीछे हट गई। देव एक कदम और बढ़ा और सरगम दीवार से जा लगी। देव ने अपना हल्का सा चेहरा सरगम के चेहरे की तरफ झुकाया और बोला, अंडरस्को, क्या देख रही थी? सरगम इस वक्त थोड़ा सा डर गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए, दिल की धड़कनें जोरों से धड़कने लगी। वो अपना स्लाइवा गटकते हुए बोली, अंडरस्को, कुछ भी तो नहीं। देव ने सरगम का चेहरा एक हाथ से पकड़ा और उसे हल्का सा उठाकर बोला, अंडरस्को, सच बताओ, क्या देख रही थी? मुझ पर दिल आ गया ना? सरगम की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने ना में ही गर्दन हिला दी। देव ने अपनी नाक सरगम की नाक से रगड़ते हुए कहा, अंडरस्को, तो फिर अपनी बात पर टिकी रहना। अपने दिल को अपने पास रखना, मुझे मत देना, क्योंकि मेरे पास दिल के बदले दिल नहीं है, दिल के बदले दर्द है। और तभी देव का फोन वाइब्रेट हुआ। वो फोन संजना का था। देव ने संजना का नंबर देखा और फोन लेकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही सरगम ने गुस्से में कहा, अंडरस्को, कालमुही कहीं की, चुड़ैल कहीं की, जीने नहीं देगी मुझे। क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी है? कीड़े पड़ेगे तुझे, आधी रात को मरेगी तू। कितनी मुश्किल से और कितने दिनों में तो एक रोमांटिक सा मूवमेंट क्रिएट हुआ था, और कर्मजली ने उसे भी खराब कर दिया। देख लियो, नेक पति नहीं मिलेगा तुझे। इतना कहकर सरगम भी पैर पटककर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद हल्दी का फंक्शन शुरू हो गया। आराध्या और अभिमान दोनों ही आमने सामने बैठे हुए थे। आराध्या ने तो एक बार भी अनिरुद्ध की तरफ नहीं देखा, लेकिन अनिरुद्ध की नज़र तो आराध्या पर ही टिकी हुई थी। बस वो मानता नहीं था कि उसे आराध्या से प्यार हो गया। तभी हीर बोली, अंडरस्को, आर्या, मुहूर्त निकाला जा रहा है, कब आएंगे शिवाय भैया? आर्या बोली, अंडरस्को, चाची, बस आते ही होंगे। तभी पंडित जी ने कहा, अंडरस्को, देखिए शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। आर्या ने पंडित जी की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, आज शुभ मुहूर्त नहीं निकलेगा, आज पूरा दिन शुभ मुहूर्त है। आप नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे आप। हल्दी का फंक्शन जब तक शुरू नहीं होगा, जब तक शिवाय नहीं आ जाते। हर्षवर्धन ने आर्या के चेहरे पर एक बेचैनी सी महसूस की। फिर उसने हीर को देखकर कहा, अंडरस्को, पंडित जी को जाकर समझाओ, अगर आर्या चाहती है कि शिवाय के आने के बाद ही फंक्शन शुरू हो तो फंक्शन तभी शुरू होगा। हीर ने हमें गर्दन हिलाए और पंडित जी के पास चली गई। वहीं दिव्यांश भी बार बार घड़ी देख रहा था। इंतजार तो उसे भी था वंदना के आने का। हालांकि वो डैनी के ज्यादा करीब नहीं था, लेकिन अपने भाई के करीब तो था और अपने भाई को परेशान नहीं देख सकता था। करीब आधा घंटा बीत गया। अब अभिमान इरिटेट होने लगा। वो अपनी जगह से खड़े होने ही वाला था कि तभी आर्या ने उसे उंगली दिखाकर कहा, अंडरस्को, वैसे के वैसे ही बैठे रहो, मैंने कहा ना पापा आएंगे तभी फंक्शन शुरू होगा, उठने की जरूरत नहीं है। अभिमान गुस्से में फिर से बैठ गया और तभी उसकी नज़र अनिरुद्ध पर गई, जो गुस्से में उसे ही देख रहा था। अनिरुद्ध को देखकर अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अभिमान की मुस्कुराहट देखकर अनिरुद्ध ने दांत पीस लिए। आर्या ने अब तक शिवाय को कॉल नहीं किया था, लेकिन दिव्यांश ने अपना फ़ोन लिया और शिवाय को कॉल किया, लेकिन शिवाय ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वहीं जब से वरदान को ये पता चला था कि आज वंदना आने वाली है, उसकी बेचैनी भी अलग ही नजर आ रही थी। तभी वंशिका एक पानी का गिलास लेकर वरदान के पास गई और बोली, अंडरस्को, क्या हुआ रजावत साहब, तबीयत ठीक नहीं है? वरदान ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को, पहले तो ठीक नहीं थी, लेकिन अब काफी हद तक ठीक हो जाएगी, बस शिवाय के आने का इंतजार है। धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा था, लेकिन शिवाय अभी तक नहीं आया। आर्या की नजरें बस गेट पर ही थी। वो कब से गेट के पास ही खड़ी थी। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर मन ही मन भगवान को याद करते हुए बोली, अंडरस्को, है कान्हा, इन बच्चों के बारे में कुछ तो सोचो।
एक बार वंदना को भेज दो, आराध्या को पहले हल्दी वंदना ही लगाएगी। उसने अपनी आंखें खोली तो सामने वंदना खड़ी थी। वंदना को देखकर आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वंदना ने इस वक्त येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके हाथ में अभी भी एक गुड़िया और एक गुड्डा था। वंदना काफी अच्छी लग रही थी। शिवाय वंदना को अंदर लेकर आया। वंदना को जब दिव्यांश वरदान आर्या ने देखा तो तीनों ही भावुक हो गए। आर्या की तो आंखों में पानी ही आ गया, लेकिन सबके सामने रोना नहीं चाहती थी। अगर वो रोती तो सब पूछते कि आखिर आर्या रो क्यों रही है, और वो किसी के सवालों का जवाब नहीं दे पाती, और इसीलिए उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल कर लिया। फिर उसने वंदना को गले लगा लिया। तभी हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्कोप, वंदना कौन है? आर्या ने पलटकर हर्षवर्धन को देखकर कहा, अंडरस्कोप चाचू, ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसी का इंतजार कर रही थी, शिवाय इसे लेने गए थे। हीर बोली, अंडरस्कोप, अच्छा अब तो शिवाय आ गया ना, चलो अब हल्दी की रस्म करते हैं। आर्या बोली, अंडरस्कोप, हाँ हाँ क्यों नहीं। उसने वंदना का हाथ पकड़ा और बोली, अंडरस्कोप, चलो वंदना, ये तुम्हारी बेटी है, तुम इसकी हल्दी की रस्म कर दो। वंदना ने आर्या का हाथ झटकते हुए कहा, अंडरस्कोप, लेकिन मेरी बेटी तो मेरी गोद में है, वो मेरी बेटी नहीं है। ये सुनते ही आराध्या ने वंदना की ओर देखा और उसके दिल में एक अजीब सी धक हुई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका दिल ही निकाल लिया हो। वंदना की छोटी सी बात आराध्या को बहुत बुरी लगी। हालांकि वो फिलहाल वंदना को जानती नहीं थी, लेकिन वंदना का ऐसा कहना उसके दिल को छलनी कर रहा था। वहीं अनिरुद्ध अभी भी वंदना की कमर को देख रहा था। उसने वंदना का चेहरा नहीं देखा था। देख भी लेता तो कुछ नहीं होता, क्योंकि अनिरुद्ध अपनी मां का चेहरा भूल चुका था। आर्या ने वंदना को समझाते हुए कहा, अंडरस्कोप, देखो ये भी तुम्हारी बेटी जैसी है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ हल्दी कैसे लगाते हैं। इतना कहकर आर्या वंदना को लेकर आराध्या के सामने आ गई। आराध्या तो संभल नहीं पाए और उसके आंसू बह गए। 443 नोकझोंक। आराध्या के आंसू आर्या समझ रही थी। बेशक आराध्या को अपनी मां याद नहीं थी, लेकिन उसके दिल में जो अपनी मां को लेकर इमोशंस थे, वो आंसुओं के द्वारा बाहर आ रहे थे। आराध्या को मन ही मन कहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे ये औरत उसकी कुछ लगती है, लेकिन वो अपने इमोशन से अनजान थी। आर्या ने आराध्या के आंसू पोंछते हुए कहा, अंडरस्कोप, क्या हुआ आराध्या? आराध्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्कोप, कुछ नहीं आंटी, बस ऐसा लग रहा था दिल बहुत भारी है, इसलिए रोना आ गया। आर्या ने आराध्या के माथे को चूमकर कहा, अंडरस्कोप, अब सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा, तुम जानती हो ये कौन है? इतना कहकर उसने वंदना की ओर इशारा किया। आराध्या वंदना को एकटक देखती रही और फिर उसने नामे गर्दन हिला दी। आर्या बोली, अंडरस्कोप, ये मेरी सहेली है, थोड़ा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। आराध्या ने हमें गर्दन हिला दी। फिर आर्या ने वंदना का हाथ पकड़कर उसे हल्दी में डुबाया और फिर उसके हाथों से आराध्या को पहली हल्दी लगाई। देखते ही देखते हल्दी का फंक्शन खत्म हो गया। आर्या खुश भी थी और वंदना को इस हालत में देखकर दुखी भी। करीब 1 घंटे बाद वंदना बेड पर सो रही थी। आर्या उसके सिरहाने बैठी थी। उसके दोनों गुड्डे वंदना के पास ही थे। उसने दोनों गुड्डों को खुद से चिपका कर रखा हुआ था। ये सब देखकर आर्या की आंखों में पानी भी था, लेकिन कहीं ना कहीं तसल्ली भी कि वंदना उन्हें मिल गई। और तभी कमरे में वरदान, दिव्यांश और शिवाय तीनों आए। तीनों को देखकर आर्या ने तीनों को चुप रहने का इशारा किया। वरदान धीरे से वंदना के पास आया और उसने भी वंदना के सिर पर हाथ फेरा। वरदान की आंखों में भी हल्का सा पानी आ गया, लेकिन उसने खुद को मजबूत कर लिया। दिव्यांश भी वंदना को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हुआ। थोड़ी देर बाद चारों ही बालकनी के सिटिंग एरिया में बैठे हुए थे। आर्या शिवाय को देखकर बोली, अंडरस्कोप, वंदना को तैयार किसने किया? शिवाय के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, अंडरस्कोप, गोपाल की पत्नी ने वंदना को तैयार किया। वंदना उसे अपने बाल नहीं संवारने दे रही थी, तो वंदना के बाल मैंने संवार दिए। आर्या ने एक आईब्रो चढ़ाकर शिवाय को देखा और वरदान ने हल्का सा हंस कर कहा, अंडरस्कोप, अगर डैनी को पता चल गया ना कि तूने उसकी वंदना के बालों को हाथ लगाया है, तू अच्छे से जानता है वो तुझसे भी लड़ने लगेगा।
शिवाय गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को, पता नहीं पापा वो दिन कब आएगा जब डैनी मुझसे वंदना के लिए लड़ेगा, कब आकर मेरे सामने गुस्से में रहेगा कि शिवाय सर आपने मेरी वंदना का ख्याल क्यों नहीं रखा। पता नहीं पापा कब होगी डैनी से मुलाकात। कहाँ है डैनी? दिव्यांश ने शिवाय की कमर पर हल्का सा हाथ रखकर कमर से रब करते हुए कहा, अंडरस्को, मिल जाएगा, वंदना मिल गई ना, बच्चे मिल गए ना, डैनी भी मिल जाएगा। शिवाय ने आर्या को देखकर कहा, अंडरस्को, अनिरुद्ध मिला अपनी माँ से। आर्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं, वंदना की हालत देखकर मैं उसे कमरे में ले आई थी, मुझे नहीं लगता उसने अपनी माँ को देखा है, पर आप फिक्र मत करो, कल वो अपनी माँ को देख लेगा। शिवाय बोला, अंडरस्को, देखने से क्या होता है, उसे तो अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं। आर्या शिवाय को दिलासा देते हुए बोली, अंडरस्को, फिक्र मत करो शिवाय, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने कभी सोचा नहीं था कि हम अपने अभिमान की शादी आराध्या से करेंगे, लेकिन कर रहे हैं ना। हमने कभी ये भी नहीं सोचा था कि आराध्या को पहले हल्दी वंदना लगाएगी, लेकिन देखो भगवान हमारे साथ है, बस वंदना ठीक हो जाए और डैनी मिल जाए, फिर डैनी और वंदना का भी एक हंसता खेलता परिवार होगा। दूसरी तरफ आराध्या काफी हद तक खुद को संभाल चुकी थी। उसने अभी हल्दी के ही कपड़े पहने हुए थे। वो अपना लहंगा संभालती हुई अपने कमरे के तरफ जा रही थी। आराध्या अपने कमरे में आई, उसने कमरे को देखा और फिर वॉशरूम की ओर चली गई, लेकिन जैसे ही उसने वॉशरूम का गेट खोला, उसकी चीख निकल गई। वॉशरूम में अभिमान शावर के नीचे खड़ा हुआ था। अभिमान ने भी आराध्या को देखा तो उसकी भी चीख निकल गई। आराध्या ने झटके से वॉशरूम का गेट बंद किया और उस कमरे से जाने लगी। अचानक ही आराध्या को कुछ याद आया और वो पलट गई, लेकिन जैसे ही वो पलटी, उसकी टक्कर अभिमान से हो गई, जो कमर पर टॉवल लपेटकर आराध्या को गुस्से में देख रहा था। आराध्या भी अभिमान को ऐसे देखकर गुस्से में बोली, अंडरस्को, शर्म नहीं आती? इतने बड़े होकर नंगे नहाते हो। अभिमान और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने भी अभी आराध्या को गुस्से में कहा, अंडरस्को, शर्म नहीं आती किसी के कमरे में, और वो भी उसके वॉशरूम में ऐसे ही घुस जाती हो। आराध्या ने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, एक्सक्यूज मी, ये मेरा कमरा है। अभिमान ने चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो वो सच में आराध्या का कमरा था। अभिमान के कमरे का वॉशरूम कृष यूज कर रहा था, इसलिए वो इस कमरे में आ गया। उसे तो पता भी नहीं था कि आराध्या इस कमरे में ठहरी हुई है। अभिमान को चुप देखकर आराध्या ने छोटी आंखों की और गुस्से में बोली, अंडरस्को, क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। अभिमान ने अपने गीले बालों को आराध्या के चेहरे पर झटकते हुए कहा, अंडरस्को, एक्सक्यूज मी, मेरी क्यों बोलती बंद होगी? और क्या कहा तुमने? ये कैमरा तुम्हारा है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये पूरा विला मेरा है। आराध्या भी दांत पीसते हुए अभिमान को उंगली दिखाकर बोली, अंडरस्को, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अब मैं इस घर की मालकिन बनने वाली हूँ। अभिमान ने ताली बजाकर कहा, अंडरस्को, जानता हूँ तुम्हारा प्लान यही था। तुमने मुझे उस रात इसीलिए फंसाया था कि तुम इस घर की मालकिन बन जाओ। अरे मुझे तो तुम्हारे प्लान को तभी समझ जाना चाहिए था जब तुम दोनों भाई बहन पहली बार हमारे घर आए थे। आराध्या तो हैरानी से अभिमान को देख रही थी। उसे तो याद भी नहीं था वो पहली बार कब आई थी। 3 साल की तो थी आराध्या जब उसने पहली बार रघुवंशी मैंशन में कदम रखा था। अभिमान फिर बोला, अंडरस्को, अब बताओ किसकी बोलती बंद हुई? यही इरादा था ना तुम्हारा कि तुम मेरे साथ वो सब करोगी, फिर मुझे ब्लैकमेल करोगी और उसके बाद इस घर की मालकिन बन जाओगी। मुझे लगा था मैं तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा, लेकिन मेरे पेरेंट्स, उन्हें तो मुझ पर यकीन ही नहीं। अब आराध्या को अभिमान की बकवास पर गुस्सा आ रहा था। उसने पास रखा हुआ एक पॉट उठाया और अभिमान के तरफ दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, एक और शब्द तुमने मेरे बारे में कहा ना तो सच कहती हूँ सिर फोड़कर खरबूजा बना दूंगी। शादी से पहले ही विधवा हो जाऊंगी, समझे? अभिमान ने भी आराध्या की कलाई पकड़कर उससे पॉट छुड़वाते हुए कहा, अंडरस्को, तो गिलहरी को गुस्सा आ गया। वैसे गुस्सा क्यों आया? मैंने तो सच्ची कहा है। तुम तो बचपन से ही सपना देख रही हो ना इस घर में मालकिन बनने का, और आज तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है। आराध्या भी अभिमान से हाथ
छुड़वाते हुए बोली, अंडरस्को, ओह तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, एक बार मेरा हाथ छोड़ दो, तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने बचपन से कौन सा सपना देखा था। सच कहती हूँ, सिर फोड़कर तुम्हारा दिमाग को ना निकाल लिया तो मेरा नाम भी आराध्या नहीं, आराध्या। अभिमान और आराध्या दोनों में उस पॉट को लेकर लड़ाई होने लगी। ना तो आराध्या उस पॉट को छोड़ने के लिए तैयार थी और ना ही अभिमान। अभिमान ये तो जानता था, अगर उसने गलती से भी आराध्या का हाथ छोड़ दिया तो आराध्या सच में उसके सिर में पॉट दे मारेगी, क्योंकि उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अचानक ही अभिमान को महसूस हुआ कि उसका टॉवल गिरने वाला है। अभिमान ने एक हाथ से अपना टॉवल पकड़ा और एक हाथ से आराध्या की कलाई। अब तो अभिमान के लिए बहुत ही बुरी वाली कंडीशन हो गई थी। आराध्या ने जैसे ही अभिमान के दोनों हाथों को बिजी देखा, उसे शरारत सूझ गई। उसने धीरे धीरे अपना एक हाथ आगे किया और अभिमान को गुदगुदी करने की कोशिश करने लगी। हालांकि उसने अभिमान की बॉडी को टच भी नहीं किया था, फिर भी अभिमान को महसूस हो रहा था कि आराध्या उसे गुदगुदी करेगी, जिस वजह से उसने हंसते हुए कहा, अंडरस्को, आराध्या अपने हाथ पीछे रखो। लेकिन आराध्या ने ना में गर्दन हिला दी। वो अभी भी अभिमान को गुदगुदी करने की कोशिश करने लगी और अभिमान हंस भी रहा था और उसे गुस्से में देख भी रहा था। लेकिन करता भी क्या, अभिमान ने गुस्से में आराध्या से कहा, अंडरस्को, देखो छोड़ो, मुझे शर्म नहीं आती एक लड़के का फायदा उठाते हुए। आराध्या दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, ओ लड़के नहीं हो तुम, एक नंबर के घटिया इंसान हो जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जिसे मेरे भाई को परेशान करने में मजा आता है। तुम्हारी वजह से मैं और मेरे भाई के बीच में कितने ही दिनों से ठीक से बात नहीं हुई। एक बार मेरा हाथ छोड़ दो, तुम्हारा सिर न फोड़ दिया तो कहना। अभिमान बोला, अंडरस्को, देखो मेरी हालत कैसी हो रही है, मेरा टॉवल खुल जाएगा, छोड़ दो। अब आराध्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। पिछले कितने ही दिनों से वो परेशान थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई थी। कितने ही दिनों से वो रो रही थी। आराध्या इस बार आराम से बोली, अंडरस्को, तुम चाहते हो कि मैं पॉट छोड़ दूं? अभिमान ने हमें गर्दन हिला दी। आराध्या बड़े प्यार से बोली, अंडरस्को, तो फिर मुझे सॉरी बोलो। अभिमान ने गुस्से में आराध्या को देखा तो आराध्या बोली, अंडरस्को, ठीक है मत बोलो, खड़े रहो ऐसे ही। अभिमान का मन कर रहा था कि वो अपना सिर दीवार में दे मारे। अभिमान दांत पीसते हुए बोला, अंडरस्को, सॉरी। आराध्या ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, गुस्से में नहीं बोलना, प्यार से रिग्रेट के साथ बोलना है और ढंग से बोलना है। वैसे तो मैं चाहती हूँ कि तुम घुटनों के बल बैठकर सॉरी बोलो, जैसे तुमने मुझे उस रात सड़क पर बुलवाया था, लेकिन तुम्हारी हालत ऐसी है नहीं कि तुम घुटनों के बल बैठ जाओ। जानते हो ना, अगर तुम घुटनों के बल बैठे तो तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। चलो अब जल्दी से तरीके से मुझे सॉरी बोलो, और अगर नहीं बोला तो मैं ये पॉट नहीं छोड़ने वाली। अभिमान गुस्से में बोला, अंडरस्को, गिलहरी, तुम मेरी सिचुएशन का फायदा उठा रही हो। आराध्या इस बार थोड़ा सा सीरियस होकर बोली, अंडरस्को, तुमने भी तो मेरी सिचुएशन का फायदा उठाया, तुमने भी तो मेरी मजबूरी का फायदा उठाया, तुमने ही तो मुझे मेरे हालातों से समझौता करना सिखाया। ये सब तो मैंने तुमसे ही सीखा है। कहते हुए आराध्या की आंखों में फिर से हल्का सा पानी आ गया। अभिमान आराध्या की आंखों में देख रहा था। जब जब आराध्या की आंखें गिली होती थी, तब तब अभिमान को अंदर ही अंदर एक दर्द महसूस होता था। उसे बहुत बुरा लगता था जब आराध्या रोती थी, पर प्रॉब्लम ये थी, बंदे के अंदर अभिमान बहुत था, इसीलिए वो आराध्या को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। तभी आराध्या ने अपने आंसू पूछे और बोली, अंडरस्को, अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? चलो सॉरी बोलो, जल्दी बोल दो, ढंग से बोल दो, वरना सच कहती हो घुटनों के बल सॉरी बोलनी पड़ेगी। अभिमान ने गहरी सांस ली और अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ इमोशन के साथ बड़े प्यार से बोला, अंडरस्को, आई एम सॉरी आराध्या, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मैं क्या करता? माँ पापा ने मुझे डेडलाइन दे दी थी, अगर मैं तुम्हें शादी के लिए नहीं मना पाता तो मुझे घर से निकाल देते और मैं अपने परिवार को छोड़ नहीं चाहता। अभिमान ने ये सारी बातें इतने दिल से बोली थी कि आराध्या को उसकी बातों पर यकीन हो रहा था। वो अभिमान की आंखों में देख रही थी।
अभिमान भी आराध्या की आंखों में देख रहा था और तभी आराध्या ने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, अंडरस्को, हाँ तो क्या कहते तुम पॉट छोड़ दूं? अभिमान ने हाँ में गर्दन हिला दी और आराध्या ने पॉट छोड़ दिया और वो सीधा अभिमान के पैर पर जाकर लगा और अभिमान की चीख निकल गई। आराध्या 2 कदम पीछे हटकर हंसने लगी और वो इतनी खुलकर हंस रही थी कि अभिमान उसे गुस्से में देख रहा था। अभिमान ने अब भी एक हाथ से अपना टॉवल पड़ा हुआ था और एक हाथ से अपना पैर। उसे आराध्या पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन आज उसने न जाने कितने दिनों बाद आराध्या को ऐसे हंसते हुए देखा था। कहीं ना कहीं उसे आराध्या का ऐसा हंसना अच्छा लग रहा था। फिर उसने आराध्या से दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, अगर तुम्हारा हंसने का शौक खत्म हो गया हो तो निकले इस कमरे से। आराध्या हाथ बांधकर बोली, अंडरस्को, सॉरी टू से, लेकिन ये कमरा आंटी ने मुझे दिया है, तो इस कमरे से तो तुम निकलोगे। अभिमान ने पैर पटक कर दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को, तुम मुझे जीने क्यों नहीं देती? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें शादी के बाद। आराध्या अभिमान की एक्टिंग करते हुए बोली, अंडरस्को, तुम मुझे जीने क्यों नहीं देती? अभी तो ये शुरुआत है अभिमान रघुवंशी, तुमने मुझे ब्लैकमेल किया ना, अब तुम्हें हर रोज उसकी किस्त देनी पड़ेगी। धीरे धीरे मैं तुम्हें बहुत परेशान करने वाली हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था ना कि तुम मेरा हाथ पकड़कर रघुवंशी मैंशन से बाहर निकलोगे। मैं तुम्हारी इस काम में पूरी हेल्प करूंगी। अब निकलो मेरे कमरे से। 444 कोई बॉयफ्रेंड बनाया? आराध्या बोली, अंडरस्को, अब खड़े क्यों हो जाते क्यों नहीं? अभिमान ने हल्के गुस्से में कहा, अंडरस्को, टॉवल में ही चला जाऊं? आराध्या ने हमें गर्दन हिला दी। अभिमान को आराध्या पर गुस्सा आ रहा था और आराध्या हाथ बांधे खड़ी हुई थी, जैसे उसके जाने का इंतजार कर रही हो। अभिमान ने एक नज़र आराध्या को गुस्से में देखा और फिर अपना टॉवल संभालता हुआ वहां से चला गया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला, उसे सामने से क्रिश आता हुआ नजर आया। जैसे ही क्रिश और अभिमान ने आमने सामने आए, कृष्ण ने अभिमान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अंडरस्को, क्या बात है, अभी तो शादी हुई भी नहीं, अभी से भाभी ने तेरी ये हालत कर दी। अभिमान ने एक उंगली गुस्से में क्रिश को दिखाई और फिर उसे क्रॉस करता हुआ वहां से चला गया। उसके जाते ही क्रिश को हंसी आ गई। वो अभिमान को जाते हुए देख रहा था। फिर वो मन ही मन से बोला, अंडरस्को, जानता हूँ तू अभी बहुत गुस्सा है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि आराध्या से अच्छा लाइफ पार्टनर तुझे मिल नहीं सकता। क्रिश भी चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया। क्रिश सीधा अपने माँ पापा के कमरे में गया। उसने देखा तो वहां मीरा सोफे पर बैठी हुई बैंगल्स निकाल रही है। क्रिश थोड़ी देर तक अपनी छुटकी को ही देखता रहा। फिर वो भी आकर मीरा के पास बैठ गया। मीरा का ध्यान क्रिश पर गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि आज उसकी वजह से क्रिश को चांटा लगा था। क्रिश अपना मोबाइल निकालकर स्क्रीन को स्क्रॉल करता हुआ बोला, अंडरस्को, बड़ी हंसी आ रही है छुटकी। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, माँ मेरी मार भी दिया तो क्या हुआ? ये सुनकर मीरा थोड़ा सा इमोशनल हो गई, क्योंकि उसकी माँ नहीं थी। मीरा चुपचाप उदास से मन से बैंगल्स निकालने लगी। फिर उसने सारी बैंगल्स इकट्ठी की और हीर के कपबोर्ड में रख दी। जैसे ही वो उस कमरे में से जाने को हुई, वैसे ही क्रिश ने कहा, अंडरस्को, ए छुटकी, मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाओ। मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाए और उस कमरे से चली गई। थोड़ी देर बाद मीरा चाय लेकर क्रिश के पास आई। उसने कप क्रिश की ओर बढ़ाया और क्रिश ने कप ले लिया। मीरा पलटकर जाने लगी, लेकिन क्रिश ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। मीरा चुपचाप उसके पास बैठ गई। क्रिश ने चाय का एक सीप लेकर मीरा की ओर देखकर कहा, अंडरस्को, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? मीरा ने हाँ में गर्दन हिलाकर कहा, अंडरस्को, ठीक चल रही है। क्रिश बोला, अंडरस्को, कोई बॉयफ्रेंड बनाया? मीरा हैरानी से क्रिश को देखने लगी और फिर उसने ना में गर्दन हिला दी। क्रिश ने मीरा को छेड़ते हुए कहा, अंडरस्को, अरे बता दो ना, तुम्हारी जैसी लड़कियां तो 4-4 लड़कों को घुमाती है, तुमने एक को तो घुमाया होगा। मीरा को अब क्रिश की बातें अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वो क्रिश को जवाब भी नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से कहा, अंडरस्को, मेरा सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। क्रिश ने चाय की सीप लेकर कहा, अंडरस्को, नहीं है तो बनाओ। मीरा धीरे से बोली, अंडरस्को, ठीक है।
ये सुनते ही कृष खांसी आ गई। कृष ने हैरानी से मीरा को देखकर कहा, अंडरस्कोप ठीक है, मतलब। मीरा ने चूहे की आवाज निकालकर बोली, अंडरस्कोप ठीक है, मैं बना लूंगी। फिर कृष को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, अंडरस्कोप बना लूंगी मतलब। मीरा धीरे से हैरान होकर बोली, अंडरस्कोप अभी आपने ही तो कहा, तो जो आप कहेंगे वो मैं कर लूंगी। कृष तिरछी आंखें करके मीरा को ही देख रहा था। उसने मीरा की कलाई पकड़कर अपने पास बैठाया और बोला, अंडरस्कोप कोई जरूरत नहीं है बॉयफ्रेंड बनाने की। अगर मैं कहूंगा कुएं में कूद जाओ तो क्या कुएं में कूद जाओगी? पागल लड़की, बैठो चुपचाप। कृष ने अपनी चाय खत्म की और फिर सोफे पर लेट गया और उसने अपना सिर मीरा के गोद में रख लिया और उसके हाथों को पकड़कर अपने माथे पर रखकर बोला, अंडरस्कोप चलो थोड़ी देर दबा दो, बहुत दर्द कर रहा है। मीरा फिर कृष के सिर को दबाने लगी और धीरे धीरे कृष की आंख लग गई। थोड़ी देर बाद मीरा भी सोफे पर बैठे हुए सो गई। अचानक ही उस कमरे में हीर आई। हीर ने कृष और मीरा को ऐसे सोते हुए देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसके मन में दोनों को लेकर अलग ही खिचड़ी पकने लगी। उसकी मुस्कुराहट बता रही थी कि वो मीरा को कृष के लिए पसंद कर चुकी है। अगला दिन, आज मेहंदी का फंक्शन था। पूरे मेंशन में इसी की तैयारी चल रही थी। अनिरुद्ध अभी तक वंदना से नहीं मिला था। रात को सब हॉल में मौजूद थे। नाच गाना चल रहा था। सारी लड़कियां मेहंदी लगवा रही थी। हीर की नज़र अब मीरा से हटी नहीं रही थी। वो मन ही मन कृष के लिए मीरा को पसंद कर चुकी थी। अब उसे बस अपने साहब से इस रिश्ते के बारे में बात करनी थी। सब खुश थे। आर्या ने वंदना को देखा जो एक सोफे पर अपने दोनों गुड्डों के साथ बैठी हुई थी। आज वंदना बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि उसे आर्या ने तैयार किया था। वंदना को उसने ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट पहनाया था। इसमें दो राय नहीं थी। वंदना बेहद खूबसूरत थी। आर्या शिवाय के पास गई और उसकी बाजू को कसकर पकड़ लिया। शिवाय ने आर्या को देखकर इशारों में पूछा, अंडरस्कोप क्या हुआ? आर्या ने अपना सिर शिवाय के बाजू पर रखकर कहा, अंडरस्कोप मिस्टर ऑलराउंडर, क्या शादी से पहले डैनी नहीं आ सकता? मेरे कहने का मतलब है, क्या वंदना और डैनी आराध्या का कन्यादान नहीं करेंगे? शिवाय एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्कोप चाहता तो मैं भी यही हूँ, कोशिश भी कर रहा हूँ, पर वादा नहीं करता कि शादी में डैनी भी होगा। आर्या शिवाय के सामने जाकर खड़ी हो गई और नम आंखों से देखकर कहा, अंडरस्कोप मैंने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, आज दे दीजिए ना। कुछ भी करके डैनी को शादी से पहले यहाँ ले आइए। एक ही तो बेटी है दोनों की, अगर वो उसका कन्यादान भी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? शिवाय ने अपने दोनों हाथ आर्या के गाल पर रखकर कहा, अंडरस्कोप मैं जानता हूँ छुई मुई तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मेरे हाथ में होता तो मैं कब का डैनी और वंदना को मिलवा देता, पर मैं कोशिश करूँगा। इतना कहकर शिवाय ने आर्या को अपने सीने से लगा लिया और आर्या ने भी अपनी पकड़ शिवाय पर कस दी। थोड़ी देर तक फंक्शन ऐसे ही चलता रहा। आर्या ने नोटिस किया कि वंदना वहां नहीं है। आर्या ने शिवाय की तरफ हैरानी से देखकर कहा, अंडरस्कोप वंदना कहाँ गई? शिवाय ने पूरे हॉल में नजर घुमाई तो उसे वंदना कहीं दिखाई नहीं दी। शिवाय और आर्या दोनों को टेंशन हो गई। दोनों ही आर्या को ढूंढने लगे, लेकिन वंदना का कुछ अता पता नहीं था। अचानक ही शिवाय ने थोड़ा तेज आवाज में कहा, अंडरस्कोप दिव्यांश वंदना कहाँ है? दिव्यांश शिवाय की आवाज सुनकर होश में आया और उसने इधर उधर नजर घुमाई। वो भी अब वंदना को ढूंढने लगा, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं था। अचानक ही गार्डन में से कुछ जलने की बदबू आई। सब भागते हुए गार्डन की ओर गए। गार्डन में जाकर देखा तो उन सब की आंखें हैरानी से फैल गई। वंदना एक टेबल के पास खड़ी हुई थी। वह टेबल जल रही थी। शायद उस पर वाइन गिरी हुई थी और उसमें आग लग गई और वंदना उस आग में से अपने गुड्डे को उठाने की कोशिश कर रही थी। शिवाय वंदना को ऐसे देखकर चिल्लाया, अंडरस्कोप वंदना। लेकिन वंदना को तो बस अपने गुड्डों की पड़ी हुई थी। वो बार बार आग में हाथ डालने की कोशिश कर रही थी और तभी पीछे से किसी ने वंदना को कसकर पकड़ और वो गुड्डा उठा लिया। वंदना ने जल्दी से इस गुड्डे को अपने सीने से लगाकर कहा, अंडरस्कोप बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं? वंदना को अनिरुद्ध ने ही बचाया था। अनिरुद्ध ने गुस्से में कहा, अंडरस्कोप आपको दिखता नहीं है, आप अभी जल जाती।
वंदना ने उसकी आवाज सुनकर अनिरुद्ध की ओर देखा तो वो अनिरुद्ध को भी देखती रही। अनिरुद्ध के अंदर उसके पापा की झलक नजर आती थी। आर्या वंदना के पास जाने लगी, लेकिन शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे लगा शायद वंदना अनिरुद्ध देखकर वो यादें ताज़ा हो जाए जो धुंधली हो गई थी। वंदना ने एक हाथ अनिरुद्ध के गाल पर लगाया और वो बस एक टक अनिरुद्ध को ही देखती रही। अचानक ही उसने अनिरुद्ध को धक्का दिया और अपने गुड्डे लेकर बोली, अंडस्को, हटो मेरे सामने से, मेरे बच्चों को गोली मार दोगे, हटो यहाँ से। इतना कहकर वो अपने गुड्डे को अपनी गोद में लेकर प्यार से सहलाने लगी। शिवाय ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, क्योंकि उसका अंदाजा गलत निकला। वंदना को कुछ भी याद नहीं आया। अनिरुद्ध ने आर्या को देखकर कहा, अंडस्को, आंटी, जब आपको पता है कि आपकी फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं है तो आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, अभी ये जल जाती। आर्या आगे आए, उसने वंदना को संभालते हुए अनिरुद्ध को देखकर कहा, अंडस्को, अनिरुद्ध, वंदना अब नहीं जलेगी, जितना इसे जलना था ये जल चुकी, अब तो इसकी जलन कम होगी। इतना कहकर वो वंदना को लेकर वहां से चली गई और अनिरुद्ध आर्या के कहे शब्दों का मतलब निकालने की कोशिश कर रहा था। तभी शिवाय ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ मारकर कहा, अंडस्को, वंदना की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। अनिरुद्ध बोला, अंडस्को, हाँ जानता हूँ अंकल, कल देखा था मैंने, लेकिन आप लोगों को उनका ख्याल रखना चाहिए। शिवाय बोला, अंडस्को, तुमने ख्याल रखा, हमने ख्याल रखा, एक ही बात है, तुम भी तो इस कर के मेंबर हो। ये बात अनिरुद्ध को चुभ गई, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप वहां से चला गया। अंदर जाकर उसने देखा तो आराध्या अपने दोनों हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। आराध्या इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही थी। ग्रीन कलर के लहंगे में उसकी खूबसूरती का तोड़ नहीं था। अनिरुद्ध ने आराध्या को देखकर मन ही मन कहा, अंडस्को, मेरी बहन बस हमेशा खुश रहे, लेकिन मेरा दिल कहता है कि अभिमन्यु आराध्या से प्यार नहीं करता, पता नहीं क्या होगा मेरी बहन का। सरगम भी मेहंदी लगवा रही थी, लेकिन आज देव यहाँ नहीं था, सुबह ऑफिस गया था और अब तक नहीं आया था। सरगम बार बार बदमाशों की टोली की ओर देखती और वो चारों एक साथ पलके झपका देते। सरगम का मुंह देखकर भी लग रहा था कि उसे इस वक्त देव की तगड़ी वाली याद आ रही है। तभी युग उठकर सरगम के पास आया और उसने एक फूल उठाकर सरगम को मारते हुए कहा, अंडस्को, भाभी हम हैं ना, टेंशन मत लो, वो चुड़ैल हमारे भाई को अपने मायावी जाल में नहीं फंसा सकती। सरगम बोली, अंडस्को, अगर फंसा लिया ना तो मैं तुम बदमाशों की टोली को छोड़ेगी नहीं। युग ने हंसकर कहा, अंडस्को, छोड़ेगा तो देव नहीं, जब उसे पता चलेगा कि तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी तुमने पूरा सीन क्रिएट कर दिया। ये सुनकर सरगम आंखें फाड़े युग को देख रही थी। सरगम हल्के गुस्से में मगर धीरे से बोली, अंडस्को, ये गलत बात है, आपने सबने ही मुझे झूठ बोलने के लिए कहा और अब मुझे डरा भी रहे हो। युग ने हंसकर कहा, अंडस्को, अरे डरो मत, उसे कौन सा पता चलेगा, और जब पता चलेगा जब तक वो आपसे पूरे तरीके से प्यार कर चुका होगा, और जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो उसकी सारी गलतियां माफ कर देते हैं। युग की ऐसी बात सुनकर सरगम बोली, अंडस्को, क्या तुमने भी कभी किसी से प्यार किया है? युग ने सरगम को देखा और एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर वहां से चला गया। सरगम को समझ नहीं आया कि उसने हाँ कहा कि ना, लेकिन फिर वो मन ही मन खुद से बोली, अंडस्को, लेकिन लकी होगी वो लड़की जो युग की लाइफ में आएगी। थोड़ी देर बाद बदमाशों की टोली ने डांस करना शुरू कर दिया। सब मस्ती कर रहे थे, खूब सारा हंसी मजाक हो रहा था। हर्षवर्धन अपने परिवार को देख रहा था। पूरे 26 साल बाद ऐसा माहौल बना था जब पूरा परिवार एक साथ था और खूब मस्ती मजाक कर रहा था। हर्षवर्धन ने अभिमान को देखा जो मुंह बनाकर खड़ा हुआ था। देखकर ही पता चल रहा था कि वो वहां रुकना नहीं चाहता, लेकिन अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से वहां खड़ा है। धीरे धीरे मेहंदी का फंक्शन खत्म हो गया। आराध्या अपने हाथों की मेहंदी देखती हुई कॉरिडोर से होते हुए अपने कमरे की ओर जा रही थी और तभी उसकी टक्कर अभिमान से हो गई, या कह सकते हैं इस बार अभिमान ने जानबूझकर आराध्या को टक्कर मारी थी। जैसे ही टक्कर हुई वैसे ही आराध्या गुस्से में बोली, अंडस्को, देखकर नहीं चल सकते, मेरी सारी मेहंदी खराब हो जाती। ये सुनते ही अभिमान ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडस्को, क्या बात है, शादी तुम मुझे करना नहीं चाहती?
लेकिन मेहंदी के लिए इतनी पजेसिव क्यों? बई खराब हो भी जाएगी तो क्या हो जाएगा? अभिमान की बात सुनकर आराध्या कुछ नहीं बोली, लेकिन सोचने पर मजबूर हो गई कि सच में वो अभिमान के नाम की मेहंदी लगाकर खुश है या परेशान, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी मेहंदी खराब हो। 445 बैलेंस शीट मैच। अभिमान की बात सुनकर आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। अभिमान ने आईब्रो चढ़ाकर कहा, अंडरस्को, हाँ तो बताओ मेहंदी के लिए इतनी टेंशन क्यों ले रही हो? जबकि ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ना तुम मुझसे शादी करना चाहती, और तुम्हारे अकॉर्डिंग तो मैंने तुम्हारी सिचुएशन का फ़ायदा उठाया है। लेकिन देखो, तुम तो अपनी शादी को एंजॉय कर रही हो, अपने लहंगे को देखा है? ये सुनकर आराध्या ने अपने लहंगे की तरफ देखा जो बहुत सुंदर था। अभिमान हाथ बांधकर बोला, अंडरस्को, ये लहंगा लाखों का है, तुम्हारा भाई अपना फ्लैट भी भेज देता तो भी इतना महंगा लहंगा तुम्हें नहीं दिला पाता। मानो ना मानो, तुम दोनों भाई बहन ने मेरे मम्मी पापा के शरीफ होने का फ़ायदा बहुत उठाया है। ये सुनते ही आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा। अभिमान बोला, अंडरस्को, सही तो कह रहा हूँ, और अगर गलत कह रहा हूँ तुम इस मेहंदी को अभी पोंछ दो, मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे पेरेंट्स का फ़ायदा नहीं उठा रही। आराध्या गुस्से में अभिमान को देख रही थी। अभिमान ने अपना एक हाथ आराध्या की चीन पर लगाया और बच्चों की तरह उसके चेहरे को हिलाकर कहा, अंडरस्को, आले ले ले, तुम्हें तो गुस्सा आ गया, वैसे गुस्सा क्यों आया? मैंने जो कहा बिल्कुल सही कहा। तुम तो अपनी शादी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रही हो, एक से एक महंगे आउटफिट पहन रही हो। तुम्हारी शादी के फंक्शन देखो कितने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज हो रहे। तुमने तो सपने में भी अपनी शादी ऐसे होते हुए नहीं सोचा था, लेकिन तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से तुम्हारी शादी हो रही है। अब आराध्या से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो हल्के गुस्से में बोली, अंडरस्को, हो गई तुम्हारी बकवास या और करनी है? अभिमान आराध्या के थोड़ा सा करीब आकर बोला, अंडरस्को, नहीं अभी नहीं हुई, कल तुमने मुझे परेशान किया था, आज मैं करूँगा। आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। अभिमान बोला, अंडरस्को, कल तुमने मुझे गुदगुदी की थी ना? आराध्या 2 कदम पीछे हटकर बोली, अंडरस्को, अभिमान ज्यादा स्मार्ट मत बनो, हटो मेरे सामने से। अभिमान ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं भी तो हिसाब बराबर करूँगा। आराध्या नामे गर्दन हिलाने लगी, लेकिन अभिमान भी अपनी उंगलियों को चलाता हुआ आराध्या के पास आने लगा। हालांकि अभिमान ने अभी आराध्या को छुआ नहीं था, लेकिन आराध्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि अभिमान अभी उसे छुएगा और उसे गुदगुदी होगी, और यही सब इमेजिन करके उसे अब हंसी आने लगी थी। अभिमान जैसे जैसे आगे आता वैसे वैसे आराध्या पीछे हट रही थी। आराध्या हंसने लगी। अभिमान ने इस बार उंगलियां चलाते हुए थोड़ा सा आराध्या की कमर को छुआ तो आराध्या जोर से हंसने लगी। अभिमान कभी आराध्या की गर्दन को छूता और कभी उसकी कमर पर, और ऐसे करते हुए अभिमान आराध्या के थोड़ा सा करीब चला गया। आराध्या से बर्दाश्त नहीं हुआ, जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कई बार इशारों में अभिमान को खुद से दूर जाने के लिए किया, लेकिन आज अभिमान अपनी पूरी बैलेंस शीट मैच करने वाला था। आराध्या इतनी जोर से हंस रही थी कि नीचे तक उसकी आवाज जा रही थी। हॉल में इस वक्त कोई नहीं था, सब अपने अपने कमरे में जा चुके थे, लेकिन अनिरुद्ध वही हॉल में ही खड़ा हुआ था। उसका सोने का मन नहीं था, उसका दिल अभी भी परेशान था। जैसे ही उसने आराध्या के हंसने की आवाज सुनी, उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट आ गई। उसने पलट कर देखा तो अभिमान और आराध्या दोनों ही सीढ़ियों के पास कॉरिडोर में खड़े हुए हंस रहे थे। न जाने क्यों उस वक्त अनिरुद्ध को बहुत अच्छा लगा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे आराध्या का डिसीजन सही था, और तभी पीछे से किसी ने हाथ रखा। अनिरुद्ध ने पलट कर देखा तो आर्या खड़ी थी। आर्या बोली, अंडरस्को, यकीन मानो अनिरुद्ध, तुम्हारी बहन यहाँ खुश रहेगी। अनिरुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस हमें गर्दन हिलाकर चला गया। उसके जाते ही आर्या ने अभिमान और आराध्या को देखा और फिर उनकी बलाई लेती हुई बोली, अंडरस्को, भगवान करे मेरे बेटे को जल्दी अक्ल आ जाए। आर्या भी फिर वहां से चली गई, लेकिन अभिमान अभी भी आराध्या को गुदगुदी कर रहा था। अचानक ही आराध्या पीछे हटती हुई सीढ़ियों के पास आ गई।
उसका पैर फिसलने ही वाला था कि अभिमान ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और वो उसके सीने से जा लगी। आराध्या अभिमान की धड़कनों का शोर सुन रही थी। अभिमान की धड़कन जोरों से धड़क रही थी। जब आराध्या सीढ़ियों के पास गिरने को हुई तो अभिमान की तो जैसे जान ही निकल गई थी, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में एक्सपर्ट था। उसने अपने चेहरे पर आने ही नहीं दिया कि वो कितना डर गया था। फिर उसने आराध्या को खुद से दूर किया और बोला, अंडस्को, जाओ, जाकर सो जाओ वरना गिर जाओगी, मर जाओगी और मेरे घर वाले मुझे मार देंगे। इतना कहकर अभिमान पलट गया। उसने अपना एक हाथ अपने दिल के पास रखा, जैसे वो अपनी बढ़ती हुई सांसों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो। वहीं आराध्या तो हैरान होकर अभिमान को जाते हुए देख रही थी। उसे स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि अभिमान डर गया था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया। आराध्या ने भी एक गहरी सांस ली और फिर अपने कमरे की ओर चली गई। अभिमान अपने कमरे में आया। उसने गेट बंद किया। उसका दिल अभी भी जोरों से धड़क रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की तो आराध्या का गिरना उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। फिर उसने खुद से ही कहा, अंडस्को, गिलहरी कहीं की गिर जाती ना तो हड्डी पसली एक हो जाती। आराध्या भी अपने कमरे में आई तो उसके चेहरे पर भी हैरानी थी। उसे भी वो पल याद आ रहा था जब उसने अपना सिर अभिमान के सीने पर रखा था और अभिमान का दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर उसने अपने ख्याल को झटकते हुए कहा, अंडस्को, वो तुझे प्यार नहीं करता, नाटक करता है, जैसे उस रात किया था। उसके बारे में ज्यादा मत सोच। तू भूल गई उसने तुझे क्या कहा था कि तेरा हाथ पकड़कर मेंशन से बाहर निकाल देगा। मत सोच उसके बारे में। अगर अभी तू उसके बारे में सोचेगी तो वो तुझे फिर से हट करेगा। आराध्या ने अपने दिल को समझाया और बालकनी में चली गई। उसी के बराबर की बालकनी में अभिमान खड़ा था, जो चांद को निहार रहा था। आराध्या भी आकर चांद को निहारने लगी। सरगम भी अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी, अपनी मेहंदी को सुखाने की कोशिश कर रही थी और तभी देव कमरे में आया। देव ने सरगम को देखा तो उसकी नज़र सरगम पर ही ठहर गई। सरगम ने एक ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। देव जब जब सरगम को देखता था, उसे पॉजिटिव फीलिंग्स आती थी। उसे कहीं ना कहीं तो महसूस होता था कि वो सरगम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में तो पूरा खानदान माहिर था और वही सिम्टम देव के अंदर भी थे। देव ने एक नज़र सरगम को देखा, उसे मुस्कुराहट पास की और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर आया। सरगम अभी भी इधर उधर चक्कर लगा रही थी। देव ने सरगम की मेहंदी को देखकर कहा, अंडस्को, तुम्हारी मेहंदी तो बड़ी सुंदर है। सरगम बोली, अंडस्को, नहीं, आराध्या की ज्यादा सुंदर है। देव बोला, अंडस्को, तुम्हारा आराध्या से जल रही हो। सरगम को देव की बात सुनकर हंसी आ गई। सरगम ने हंसते हुए कहा, अंडस्को, जल नहीं रही, बल्कि बता रही हूँ कि आराध्या की मेहंदी सादा सुंदर है, उसकी पसंद ज्यादा अच्छी है। उसने जो डिज़ाइन डिसाइड किया था वो बहुत खूबसूरत था। देव बेड पर बैठता हुआ बोला, अंडस्को, तो तुमने वो डिज़ाइन क्यों नहीं पसंद किया? सरगम देव के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अंडस्को, क्योंकि ये मेहंदी आराध्या के नाम की है। आज सबसे अच्छी मेहंदी आराध्या को लगनी चाहिए, क्योंकि वो दुल्हन है। जब मैं दुल्हन थी तो मेरी मेहंदी सबसे अच्छी थी, अब वो दुल्हन है तो उसकी मेहंदी सबसे अच्छी होनी चाहिए। इसलिए मैंने वो डिसाइड पसंद नहीं किया, वरना पसंद तो पहले मुझे वही आया था, लेकिन जब आराध्या ने उसे पसंद किया तो मैंने छोड़ दिया। देव तो हैरानी से सरगम को देख रहा था। कुछ भी तो नहीं था सरगम के पास, ना माँ बाप, ना अपना घर, ना अपना पैसा। कुछ थे तो संस्कार थे, कुछ था तो किसी के लिए कुछ करने की इच्छा थी, कुछ था तो वो बड़प्पन था और इसी बड़प्पन के चलते उसने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी तबाह होने से बचा ली थी। देव ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडस्को, आजकल तुम अपने अनाथ आश्रम नहीं जा रही? सरगम ने ना में एक गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को, नहीं, कुछ दिन तक नहीं जाऊंगी। घर में शादी है ना, बड़ी माँ ने मना किया है। जैसे ही शादी खत्म होगी वैसे ही चली जाऊंगी। देव बेड पर लेटता हुआ बोला, अंडस्को, ठीक है, मैं सोता हूँ, तुम अपनी मेहंदी सूखा लो। सरगम हल्का सा मुंह बनाते हुए बोली, अंडस्को, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मेरी बातों से बोर हो रहे हो?
इतना कहकर वो चेहरे पर हल्की सी उदासी लेकर देव के सामने से चली गई और देव एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लेट गया। सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद तो उससे कोसों दूर थी। हर बार यही होता था। देव को लगता था कि वो ठीक हो गया, लेकिन अभी ठीक नहीं हुआ था। सरगम के बिना उसे नींद ही नहीं आती थी। देव थोड़ा सा बेचैन होने लगा। वह अपनी जगह से उठकर कोच पर जाकर लेट गया, लेकिन देव को उस पर नींद नहीं आई। सरगम देव को देख रही थी और मन ही मां हंस भी रही थी, लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया। देव ने हल्के गुस्से में सरगम को देखा और फिर बालकनी में चला गया। देव बालकनी में इधर उधर चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके सिर में दर्द भी होने लगा था। आखिरकार देव थक हार कर वापस आया। उसने कपबोर्ड में से हेयर ड्रायर निकाला और फिर सरगम की बाजू पकड़कर ड्रेसिंग टेबल के पास लेकर आया। उसने सरगम को चेयर पर बैठाया और खुद ड्रॉयर से उसकी मेहंदी सुखाने लगा। ये सब देखकर सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देव हल्के गुस्से में बोला, अंडस्को, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। मुझे नींद नहीं आ रही और तुम शायद भूल गई कि मैंने तुमसे शादी क्यों की है। ये सुनकर कहीं ना कहीं सरगम को थोड़ा सा बुरा लगा, इसलिए उसने एक उदास भरी आवाज में कहा, अंडस्को, नहीं, मुझे याद है आपने मुझसे शादी क्यों की। वो तो मैंने मेहंदी लगाई हुई थी, इसीलिए नहीं सुला पाई, लेकिन अब सूख जाएगी तो आपको सुला दूंगी। देव अभी भी सरगम के इमोशन से थोड़ा सा अनजान था। उसने सरगम की मेहंदी सुखाते हुए कहा, अंडस्को, गुड गर्ल। थोड़ी देर में सरगम की मेहंदी सूख गई। देव ने हाथ लगा कर देखा तो सरगम की मेहंदी सूख चुकी थी। देव ने अगले ही पल ड्रॉयर को कोच पर फेंका और सरगम को गोद में उठा लिया, फिर उसे बेड पर लाकर ऑलमोस्ट पटक दिया। सरगम गुस्से में देव को देख रही थी। देव बोला, अंडस्को, मुझे ऐसे मत देखो, सिर बहुत फट रहा है। इतना कहकर सरगम की गोद में सिर रखकर लेट गया। सरगम ने जैसे ही मेहंदी वाले हाथों से देव के सिर को छुआ, देव को तो जैसे चैन पड़ गया। धीरे धीरे देव ऐसे ही सो गया और सरगम देव के बालों को सहलाती रही। दूसरी तरफ कृष हीर के कमरे में गया। उसने देखा तो हीर और मीरा दोनों ही अपनी अपनी मेहंदी सुखाने के लिए इधर उधर चक्कर लगा रही है। कृष बोला, अंडस्को, क्या बात है? मीरा ने तो परमानेंट इसी कमरे को अपना कमरा समझ लिया। ये तो यहाँ से जाती ही नहीं है। अभी तो कमरा कब्जा किया है, कुछ ही दिनों में मेरे माँ बाप को भी अपना बना लेगी। ये दोनों बहनें किसी को भी कुछ ही वक्त में अपना बना लेती है। मीरा को कृष की बात समझ नहीं आई। उसे जो समझ आया वो बस इतना था कि उसने कमरे को परमानेंट अपना बना लिया और अब उसके माँ बाप को भी अपना बना लेगी। ये समझकर मीरा का दिल भर आया। उसने भरे गले से हीर की ओर देखकर कहा, अंडस्को, माँ, बड़ी माँ, मैं बस जा रही हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। कृष उसे जाता हुआ देख रहा था और तभी हीर ने गुस्से में कृष को कहा, अंडस्को, रुला दिया ना उसे फिर से। कृष हैरानी से अपनी माँ को देखकर बोला, अंडस्को, अरे मैंने क्या किया? हीर गुस्से में बोली, अंडस्को, जब किसी इंसान के पास कोई चीज नहीं होती और उसे उस बात का ताना मिलता है तो उसे दुख होता है। मेरे भी माँ बाप नहीं थे। जब मुझे कोई उस बारे में बोलना था तो मुझे बुरा लगता था। मीरा को भी बुरा लगता है। अब जाओ, जाकर उससे माफी मांगो। कृष एटीट्यूड में बोला, अंडस्को, मैं माफी मांगूंगा। मैं कृष रघुवंशी मीरा से माफी मांगेगा। और तभी हीर ने एक थप्पड़ कृष के गाल पर जड़ दिया और कृष चूहे की आवाज निकालकर बोला, अंडस्को, माँ, यही तो कहा मैंने कि मैं माफी मांगूंगा। आपने अपनी मेहंदी भी खराब कर ली। हीर हल्के गुस्से में बोली, अंडस्को, मेहंदी सूख गई मेरी। अब जाकर उस लड़की से माफी मांग ले, वरना एक और चांटा लगेगा।